अस्सलाम वालेकुम। अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। इमरान खान साहब पे तोशाखाना 2 केस के अंदर फर्द जुर्म आयद हो गई है और ये सब कुछ उस दौरान हुआ है जबकि मुज़ाकरात की जो खबरें हैं वो गर्म है। पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी हुई है जिसको कि बाकायदा तौर पे बाइख्तियार बनाया गया इस बार, और वो हुकूमत से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, इंसानों और फरिश्तों से, जिसका मतलब है कि किसी से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो क्या ये जो फर्द जुर्म आयद हुई है इसका मतलब ये है कि मज़ीद प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है या क्या मामलात हैं? और मुज़ाकरात के हवाले से और क्या डिटेल्स हैं? गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है? क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी मिक्स्ड पैगामात आ रहे हैं। इन सब पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले चूंकि आप लाहौर से आए हैं और आपने बताया कि आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी रहा है आपका, तो उस हवाले से बता दें कि कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स, इल इन्फॉर्म्ड हैं या वेल इन्फॉर्म्ड हैं? ओवर इन्फॉर्म्ड अच्छा। है, ओवर मिस इन्फॉर्म्ड है। चले आप ओवर ऐसे कह मिस लें। हाँ, इन्फॉर्म्ड क्योंकि यानी इल अब इन्फॉर्म्ड। हाँ, यही आप जाहिर है इल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने उनके ऊपर कोई चीज़ खुद ब खुद नाजिल तो नहीं हुई। उन्हें बताया गया है टीवी चैनल्स के ज़रिए, यूट्यूबर्स के ज़रिए मुसलसल पिछले 10-11 साल में प्रोपेगेंडा जो चलाया गया है, उसके असरात ज़ाहिर हैं तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके ज़िम्मेदार आसिफ गफूर हैं और आसिम सलीम बाजवा हैं और जनरल फैज़ हैं और कमर बाजवा हैं। लेकिन क्या वैसे आ, बातचीत क्या और होती है? देखिए, बातचीत मैं बताता हूँ, लेकिन जो आपने अभी सवाल किया ना, इसका तरीका यही है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए इस तरफ कि लोगों को सच, एक तो सच बताना चाहिए, सच छुपाना नहीं चाहिए। कल इसहाक डार ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की है, उस तकरीर में पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि आए सब उनके नाम जितने भी लोग हैं, जितने की डेड बॉडीज़ आप कह रहे हैं 278 हैं जो इस्लामाबाद में मारे गए, इस्लामाबाद में सैकड़ में मारे गए, और इमरान खान कह रहे हैं 14 हैं, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं 12 हैं, और तो हुकूमत कह सलमान रही है अकरम एक भी राजा नहीं है। 20 कह रहे हैं, और अकरम शेख, वो किधर हैं अकरम शेख वैसे आजकल, वो कह रहे हैं 100 हैं। तो ये जो मुख्तलिफ तादाद है और लोगों को गुमराह किया गया है, उस पे आएँ और बैठें और बात करें, लिस्ट लेके आएँ, उन लिस्ट में सब लोगों की तहकीकात करते हैं, कहाँ पे हैं, किधर हैं। तो बहुत अच्छी बात, ये पहली दफ़ा हुई है। लेकिन इससे पहले तो हुकूमत भी डिनाइल में थी और एक्सेस नहीं दे रही थी लोगों को इन्फॉर्मेशन तक, जिससे ये अफवाहें फैलाने वालों को और मौका मिल गया। उन्हें फैलानी अफवाहें ही हैं, हुकूमत एक्सेस दे भी देती तब भी, और ये बाकायदा प्लान के तहत हो रहा है। और यही इमरान खान का वो आखिरी कार्ड है जो वो खेल रहे हैं, और इमरान खान उन लोगों के साथ मिलकर खेल रहे हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कार्ड जी, मिस इन्फॉर्मेशन या कार्ड, प्रोपेगेंडा डिसइन्फॉर्मेशन? कार्ड, झूठ कार्ड। और यहाँ भी कुछ लोग हैं, इमरान रियाज जैसे, जो मुसलसल झूठ बोलते हैं, फैलाते हैं। किसी के पास कोई सबूत नहीं है लेकिन झूठ बोलेंगे। मैंने आपको बताया था एक अमेरिका में बैठा हुआ शख्स है, 5, उसने कहा 11,000 उसमें से चले। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं लोगों की डेड बॉडीज़ इनके लिए क्या अहमियत है। कहते 11,000 हैं, लेकिन चलें 11,000 नहीं, फ़र्ज़ करें आधे हैं उसमें से। हाँ, 11,000 मिसिंग है, तो हाँ, तो उनमें से चले अगर आधों आधे की भी अगर डेथ हो फर्ज गई है। करें मारे गए हैं, मतलब इनके लिए 5,500 लोगों का मारा जाना वहाँ बैठे इस स्याह दिल के मालिक शख्स के लिए एक बस अल्फाज कह दो मुंह से, कोई मसला ही नहीं है, कोई दिल को तकलीफ ही नहीं होती। चलिए जी, 5,500 तो यानी मारे गए। स्टूडेंट्स रियली बिलीव दिस यस, कि दे ये। ऑल बिलीव्ड इट। और फिर उसमें ये कि वो उनको इज्तिमाई कब्रों में दफना दिया गया। मैंने स्टूडेंट्स को एक सवाल पूछा वहाँ पे, मैंने कहा इस कमरे में, इस हॉल में कितने स्टूडेंट्स इस वक्त बैठे हुए हैं, आप बताएं, गैस करें। उनके जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने हाथ सबसे पहले खड़ा किया। मैंने कहा जी जी बताएं। कहते 180। एग्जैक्ट फिगर उन्होंने बताया 180 में, बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने दूसरे एक और स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया होता, मैंने उससे उससे पूछा, उसके 275, 275। फिर एक तीसरे ने कहा शायद 160 या 180, इस तरह का कुछ कहा उसने। तो मैंने पहले प्रोफेसर साहब को की तरफ इशारा किया, मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आपने जो नंबर बताया है, क्या ये इस हॉल में लगी सीटों का नंबर है? कहते जी। मैंने कहा देख लें, आपने भी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आपने भी रिकन्फर्म नहीं की अपनी इन्फॉर्मेशन। मैंने पूछा लोग कितने बैठे हैं यहाँ पे, आपने कह दिया 180, क्योंकि सीटों की तादाद 180 है, आपने कहा हॉल फुल है। और एक लड़की ने कह दिया है 275। मैंने कहा मैंने खुद गिने अभी 5 मिनट पहले, 115 से 120 स्टूडेंट्स हैं, और कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो मैंने कहा जो ट्रुथ है ना, एक ट्रुथ पे भी एक साफ़ी ने एतराज़ किया कि जी कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होती, मैं यहाँ से बैठा चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरे राइट हैंड पे लोग बैठे हैं, वो आप बैठे हैं, आपके लेफ्ट हैंड पे वो बैठे हैं। मैं एक एक क्लीशे सा इस्तेमाल कर लेते हैं हम ट्रुथ को छुपाने के लिए या उसको ग्रे एरिया में रखने के लिए।
एक्यूरेसी भी कोई चीज़ होती है ना। जब आप डेड बॉडीज़ की बात कर रहे हो, आपने मैंने कहा जी ये 115-20 लोग हैं, खुदा ना खास्ते ये डेड बॉडीज़ यहाँ पड़ी हुई हैं सारी, इनको उठा के बाहर ले जाने के लिए एक एक डेड बॉडीज़ को 1 मिनट भी दें तो 120 मिनट लगते हैं, 2 घंटे। और 278 बॉडीज़ को कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे कम से कम। अगर 1 मिनट में आप एक बॉडीज उठा के गायब कर रहे हैं, हो सकता है 5 घंटे लगेंगे। तो वो तो वहाँ आधे घंटे बाद आग लगी हुई कंटेनर को दिखा रहा है मीडिया, वहाँ वो मिनिस्टर पहुंचा हुआ है, वो कर रहा है, लोग पहुंच गए हैं वहाँ पे। खैर ये जो इस पे बात हुई है और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। आई होप के वो लोग भी सोचेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन यही है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को बेटर इन्फॉर्मेशन से काउंटर करें। देखिए बेहिसी जो होती है ना, बेहिसी आपसे बहुत कुछ करवाती है। ये मैंने वहाँ भी बात की, मैंने कहा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन एक इंसान होना उससे पहले ज़रूरी है। अगर आप इंसान नहीं, आप बेहिस हो जाएंगे। जैसे बीबीसी ने उसका भी जिक्र हुआ स्टोरी का भी, कि एनेस्थीसिया के बगैर ऑपरेशन शुरू हो गए। मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा जी गन शॉट के विक्टिम को कैसे सर्जरी आते ही शुरू हो सकती है? उसका तो पता ही नहीं होता गोली उसके अंदर कहाँ डैमेज किया है, किस किस ऑर्गन को डैमेज किया। वहाँ उसको क्या आते ही उसको खोल के चीर फाड़ के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि गोली कहाँ गई है। उसका पहले खून रोका जाता है, फिर उसको पेन किलर दिया जाता है, फिर उसके टेस्ट होते हैं, स्कैन होती है पूरी बॉडी, उसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए कि गोली ने ट्रेवल कहाँ किया, किस ऑर्गन को डैमेज किया। उस ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक सर्जरी की जाती है, जिसके लिए इंतजार किया जाता है पहले कि पेशेंट स्टेबल हो जाए। उसका खून तो ज़्यादा नहीं निकल गया, उसको ग्लूकोज लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, वो स्टेबल है कि वो सर्जरी बर्दाश्त कर सके। इसमें कई घंटे लगते हैं। तो वहाँ उन्होंने, बीबीसी ने ऐसे रिपोर्ट किया जैसे गोलियां लग चल रही थी, बंदे उठा के अंदर लाए जा रहे थे और उनको लिटा के फटाफट डॉक्टर उन पे छुरियाँ चाकू चलाना शुरू हो गए थे। ऐसा नहीं होता गन शॉट वूंड का, ना ही वहाँ कोई स्टिचेस किए जाते हैं गन शॉट वूंड पे, वो तो खुद ही हील होता है। जर्नलिज्म में हमारा बेसिक कोर्स एक था और उसमें यह था कि न्यूज़ स्टोरी कैसे लिखी जाती है और क्रिएटिव स्टोरी कैसे लिखी जाती है। क्रिएटिव राइटिंग, यू आर देयर यू गो। न्यूज़ स्टोरी तो वो कहीं से तो भी नहीं अगर थी, अपने बेसिक्स याद रखे हों रिपोर्टर्स ने, जैसे आपने रखे हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर रिपोर्टिंग हो सकती है। तो सर्जरी जब कब तब की जाती है अगर गोली नहीं, तंज नहीं किया, मैं सच किया, सच का है। तो कभी कभी मैं तंज भी नहीं भी करता। तो गोली लगती है ना जब, तो गोली अंदर रह जाए या तब सर्जरी होती है, या गोली ने किसी ऐसे ऑर्गन को डैमेज किया हो जिसको रिपेयर करना हो खोल के आपकी बॉडी, तो सर्जरी होती है। और ये सब चीज़ें बाकायदा टेस्ट के बाद पता चलती हैं। फौरी तौर पे कोई डॉक्टर बॉडी देख के नहीं बता सकता आंखों से कि गोली ने कहाँ कहाँ डैमेज किया है। तो खैर ये बेसिक्स उनको बताएं, आई होप कि उससे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ भी मैंने इसलिए बताया कि लोगों को भी पता चले कि डेड बॉडीज 278 डेड बॉडीज़ को उठाकर सिर्फ ट्रक में डालने के लिए 5 घंटे लगते हैं, और फिर उनको वहाँ से ले जाना, फिर इज्तिमाई कब्रें खोदना। वो देखें कैसा सठाया बुढ़ा वहाँ बैठा, सॉरी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इज्तिमाई कब्रें खुदी हुई थी पहले तैयारी थी, और वहाँ ले जाके फेंके और ऊपर मिट्टी डाल के बंद कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला। इस्लामाबाद में आप इस्लामाबाद पूरा घूमते, पिंडी इस्लामाबाद यहाँ से लेके यहाँ से फतेह जंग तक, आप कभी कोई ऐसी जगह से गुजरी हैं जहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए आप अकेले हों? कोई गाड़ी आ जाती है, कोई मोटरसाइकिल आ जाता है, कोई बंदा पैदल आ जाता है, इतनी आबादी है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ से इतना कुछ हो गया, गुजर गया, किसी ने देखा, किसी ने कोई फुटेज नहीं बनाया, किसी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। हम शायद दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, कर लें थोड़ा सा कर लें तो ये बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। कमिंग ऑन टू कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई इस वक्त सीरियस नज़र आ रही है और लेकिन दूसरी साइड इस वक्त ज़्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। पीटीआई क्यों सीरियस है? क्या दे हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस, या वो वाकई चाहते हैं कि अब बैठ के तो आपने खुद सोचा पीटीआई क्यों सीरियस हो गई है अचानक? हाँ, मैंने थोड़ा सा सोचा है। तो क्या समझ आई आपको? मुझे लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया और वो वीकर पोजीशन पे चले गए हैं। उनके पास जो कार्ड्स हैं वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, 2 बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो जो जनरल फैज़ पे वो लगी है, फर्द जुर्म आयद हुई है, और उसमें कल हमने जो डिस्कस भी किया था कि सियासी मामलात में ड्यूरिंग सर्विस जो सियासी मामलात वो मुलव्विस थे वो भी है, करप्शन के चार्जेस भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग सर्विस कौन से सियासी मामलात थे? एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तब वो सियासी मामलात में थे। फिर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, पेशावर के वो कोर कमांडर भी लग गए, तो खान साहब उस वक्त इक़्तिदार से बाहर थे।
और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का दिन था, पुराने जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाना था, आसिम मुनीर ने आना था, खान साहब एक लॉन्ग मार्च लाहौर से लेके आ रहे थे, जिसने उसी दिन पिंडी पहुंचना था, इस्लामाबाद नहीं, डी चौक नहीं, पिंडी पहुंचना था। पिंडी में क्या हो रहा था, पिंडी में कमांड चेंज हो रही थी उस दिन, उसी दिन लॉन्ग मार्च में वहां पहुंचना था। जो प्लान था वो किस लिए था, वो आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जनरल फैज़ भी आर्मी चीफ का उम्मीदवार था और वो इस चीज़ को हजम नहीं कर सका कि आर्मी चीफ नहीं लगाया जा सका। इसी तरह जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। आज भी देखे उन्होंने किस तरह, मैं ये नहीं कहूँगा कि औरतों की तरह, क्योंकि वो फिर मिसोजिनिस्टिक हो जाएगा, लोग मुझ पर एतराज़ करेंगे। सर आपने कह दिया वैसे। नहीं, मैं नहीं कहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो जिस तरह के ताने और तंज कर रहे हैं, ये हर रोज़ाना कोर्ट में बैठ के वो ताने देना शुरू हो जाते हैं सौकनों की तरह कि जी वो फिर से अच्छा आपने सॉरी चलें, मैं सॉरी कर ली, अब 3 दफ़ा सॉरी कर ली है। तो वो जो ताने देते हैं, सिर्फ ताने देते हैं, सौकनों का नहीं कहता, ताने देते हैं जो वो माइंडसेट कि बहुत जी वो ज़्यादा हम तो strong आईनी है। बेंच के ही नहीं मेंबर, हम तो जी इतने ज़हीन जजेस नहीं हैं, हम तो जी ये हो गया। तो अभी भी आज भी उन्होंने जो बातें की हैं आदिल बरगज़ई वाले केस में, उसको और उन्होंने फिर वो सियासत एक करने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। तो जिस सियासत करने से वो पहले नुकसान उठा चुके हैं, जिसके बाद देखें, इतना इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो कहे कि हाँ मैं सियासत कर रहा हूँ। और अगर आप फेल हो गए हैं तो आप अपनी शिकस्त को कबूल करें। आप ये भी नहीं कर रहे। जब आपकी पहली सियासत फेल हो गई, आपको लगा कि अब आप चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, तो फिर आप तरला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मिन्नत तरला, कि नहीं करूँ, चले नहीं करता। तो फिर आप लोगों को यकीन दहानियाँ कराने पे आ गए कि जी मैं चीफ जस्टिस बन के मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, यकीन करें मुझ पर, तो मुझे बनने दें वगैरह वगैरह। कहाँ कहाँ उन्होंने मैसेजिंग भेजी, सब चीज़ें, ये तो अब सबको पता है। तो वो वहाँ आप उस तरफ चले गए, फ़ौरन इतना बैंड हो गए कि इतने झुक गए कि ना आप में अपनी कोई खुदी रही, ना आप में अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रही, और अब वो वहाँ वो भी नहीं हुआ, तो अब आप फिर दोबारा वही काम शुरू कर दिया। लेकिन इसमें ये ना करें। सेल्फ इस रिस्पेक्ट मुल्क वाला में अदम एलिमेंट। इस्तेहकाम पैदा करने की रीज़न अदलिया है। और कल भी हमने बात की थी कि अगर फ़ौज ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी में काली भेड़ें नहीं हैं। जुडिशरी के उन जजेस, करप्ट जजेस जो घर जा चुके हैं, बहुत सारे उनमें से कुछ हैं अभी भी, और जो सियासी तौर पे टेंटेड हैं, मैं टेंटेड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दे आर टेंटेड पोलिटिकली, दे आर डीपली पोलिटिसाइज्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सिर्फ फौज का एहतसाब होने से ये मुल्क में गंद साफ नहीं होगा, इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जुडिशरी का भी होना चाहिए और फिर मीडिया का भी होना चाहिए। ये जो जो हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये बात हमें याद आपको भी रखनी चाहिए और नई नस्ल को भी याद रखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री सबसे ताकतवर कंपोनेंट है उस इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन उसमें अदलिया साथ शामिल है, उसमें मीडिया साथ शामिल है, उसमें कोई ना कोई सियासी जमात साथ शामिल होती है, फिर ये इस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो वो जो मीडिया में काली भेड़े हैं, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त साथ में ला के तो ये सारा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको अब अनलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें उन अदलिया की काली भेड़ों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, नई काली भेड़ें पैदा होती रहेंगी। जिस तरह आपने जनरल फैज़ को पकड़ा है, और भी जनरल फैज़ के साथ जो मिलिट्री के लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ें। जनरल आसिम सलीम बाजवा से भी पूछें, आसिफ गफूर से भी पूछें, कमर जावेद बाजवा से भी पूछें, एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है कि आपने एहतसाब की इरफान बात मलिक की से है। भी पूछें। अच्छा, सवाल पूछ लो। उनसे मेरा एक पुराना वो है। मुझे अच्छा जी, पूछें, सवाल एहसास हो गया था इस तो ये जो है ना, सॉरी मैं, अलहदा से तो mention आदिल करने के बरगज़ई बाद। के केस में जितने दिल के फफोले फोड़े हैं ना मंसूर अली शाह साहब ने, उन्हें चाहिए कि जनरल फैज़ से कुछ सबक हासिल करें, इस मुल्क को आगे जाने दें। इस मुल्क में हर पोजीशन पे ताकतवर बैठ के इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम पैदा करता है मुईशत जनरल जिससे। फैज से सबक हासिल तो तब होगा ना कि जब आपको ये एहसास हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट नहीं किया जा रहा उन्हें, और वो तभी हो सकता है कि जब जितने भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको अकाउंटेबिलिटी उन तक जाए ये सारी। आप नहीं देख रहे इससे कि वो एक पर्सन स्पेसिफिक इस वक्त अकाउंटेबिलिटी चल रही है। आई टेंड टू एग्री विथ योर क्वेश्चन बट आई वोंट। उसकी वजह पता क्या है? देखिए, जनरल फैज़ एक पर्सन नहीं है,
मैं या आप नहीं हूँ जनरल फैज। DGIS जो है ना इस मुल्क में, वो इतना ताकतवर है, मैं जो बात करने लगा हूँ पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क में DGIS इतना ताकतवर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ और सदर था इस मुल्क का, उसको हिला दिया उसने। यानी आप कह रहे हैं कि चीफ से ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह ताकत। रहा, अच्छा। मैंने कहा उसको हिला दिया। तो जब DGIS ही होता है ना, जनरल फैज जब DGIS, जनरल जहीरुल इस्लाम जब DGIS ही था ना, तो जनरल राहील शरीफ उसको हटा नहीं सका, इसके बावजूद कि उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे। उसकी कॉल रिकॉर्ड हुई थी, इतना डफर था जनरल जहीरुल इस्लाम, जिसमें वो सारी ये साजिश तैयार कर रहा था कॉल पे। तो जब ताकत दिमाग में जाती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता इंसान का। अल्लाह बचाए तकब्बर से, अल्लाह पर्दा डाले रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि DGI से बहुत ताकतवर होता है। और जनरल फैज, मैंने आपको बताया डिप्टी प्राइम, बल्कि वो समझिए प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा हेलीकॉप्टर पे बनी गाला से PM हाउस आता था, वापस चला जाता था। बुशरा बीबी को पैसे बनाने की इजाज़त दी हुई थी, उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर वो पैसे बना रही थी। तो ये जनरल फैज एक पर्सन नहीं है, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा नेटवर्क है जो अनअर्थ हुआ है जनरल फैज के गिरफ्तार होना। जनरल फैज अकेला गिरफ्तार नहीं है, और लोग भी गिरफ्तार हैं, और सारा नेटवर्क एक्सपोज किया गया है। उनको कुछ को वादा माफ गवाह बनाया गया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, और जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, अपने नाजरीन को भी नहीं बताई। तकरीबन 52 वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं 46 घंटों की। 52 रिकॉर्डिंग्स 40 घंटों वीडियो की। रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ, जो मैंने भी देखी है, किस टाइप की वीडियोस? जहाँ पे ये डाका मार रहे हैं, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स खुद अपनी इंस्ट्रक्शन के तहत सामान उठा के, जो हम बात कर रहे थे, ये 400 तोले सोना और हीरे जवाहरात के जेवरात, और फिर कैश करोड़ों रुपए का, और फिर और सामान जो दूसरा था। तो ये सब जो है ना, ये कैमरे पे है। इसकी वीडियो 46 घंटे की तो मैंने देखी है। आप सोचें ये सिर्फ एक जगह की है, और कितना इनके खिलाफ एविडेंस है। जब इंसान ताकत में होता है, मैंने आपको बताया ना, खुदा को भूल जाता है। जिससे तैश में खौफ खुदा ना रहे, जिससे ऐस में याद खुदा ना रहे। ठीक, तो ये जो बहादुर शाह जफ़र का शेर है ना, ये इन्हीं लोगों पे सादिक आता है। तो वो फिर करते हैं जो मर्जी। लेकिन जब इतने एविडेंसेस हैं और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान मान जाते हैं तो कार्रवाई रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे मामला, तो ये अकाउंटेबिलिटी तो कहीं से नहीं लग रही। फिर तो बार्गेन नहीं कर रहे हैं आप कि हमारे पास भी एक चीज़ है, हम तलवार मजीद नीचे अब लाएंगे। आपने सवाल को थोड़ा ज़्यादा फैला दिया है। ये रियल पॉलिटिक्स, मैं इस पर इसका जवाब थोड़ा सा आपके पिछले सवाल का मैं कंप्लीट कर लूँ। 9 मई जो आपने कहा था वजूहात क्या है कि PTA इतना अब ठंडी हो गई है। देखिए, जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है जनरल फैज़ पे, वो, और उसके बाद अभी उसका जो मज़ीद 9 मई वाले वाक़यात है उस पर तहकीकात हो चुकी हैं। एक्चुअली कहा जा रहा है कि हो रही हैं, ओके। सबूत हैं, उसमें इंडाइट करना होगा और लोगों को मिलिट्री कोर्ट में। अब और दूसरा, आज क्या हुआ है, आज फ़र्द जुर्म इमरान खान पे तोशाखाना में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, महमूद रशीद पे, एजाज चौधरी पे और सरफराज चीमा पे 9 मई के ये जो आज हुई हैं। तो इसमें ये 2 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं दोनों। इन दोनों पे जब आपने इतने लोगों को इंडाइट कर दिया, और इंडाइट करने के बाद अब उनके पास फेस सेविंग क्या है PTA के पास, जब इन तमाम लोग, और इसमें सज़ा जो है वो सज़ाए मौत तक हो सकती है। उम्र कैद तो डेफिनेटली है, ये 15 साल कैद या 10 साल कैद, सज़ाए मौत तक हो सकती है, जो मेरी दुआ है किसी को ना हो। तो लेकिन ये जो बंद गली में, आपने कहा आप क्यों PTA अपने आप को इतनी बंद गली में ले जा चुकी है, इसको बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था। मैं जनरल फैज़ का केस देख लें, 12 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया, आज 12 दिसंबर है, ठीक, और ये 5 महीने हो गए, क्यों नहीं अभी तक उन्होंने किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। कितनी बार समझाते रहे इमरान खान को कि आप डिस्टेबलाइज ना करें, बार बार उन्होंने कॉल दी, बार बार इस्लामाबाद पे हमले किए। अब सिविल नाफरमानी 15 दिसंबर की तारीख दी है। क्यों दी है 15 दिसंबर? क्योंकि 16 दिसंबर को APS का वाक़या हुआ, 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका हुआ। तो खान साहब ये 15-16 दिसंबर के करीब क्यों डेट्स दे रहे हैं? वो मैसेज दे रहे हैं,
वो मैसेज दे रहे हैं कि हम इस हद तक जा सकते हैं। तो ये जब ये सब लोगों को ये सिम्बॉलिज्म जो है ना, ये सिम्बॉलिज्म सिर्फ यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसीलिए लोग जो इन इल्ज़ामात को वजन देते हैं कि खान साहब को सपोर्ट बैरून मुल्क से है, क्योंकि जो बैरून मुल्क बैठे हुए उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उस मैंने आपको बताया उसका हेड CIA का मुलाजिम रह चुका है। अभी है कि नहीं है आई डोंट नो, है खुफिया है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन रह तो चुका है ना। वो इस प्रोपेगेंडा को हेड कर रहा है। उसमें फिर लोगों को इन इल्ज़ामात पे, जिसका मुझे नहीं यकीन सही है या गलत है, इन इल्ज़ामात में वजन आता है जब खान साहब इस तरह की हरकतें करते हैं कि 15 दिसंबर को ये किया जाए। सेंसिटिव डेट्स हर कौम के लिए कुछ ना कुछ होती हैं। आप उन्हीं तारीखों में जब यहाँ पे दूसरे बैरून ममालिक से लोग आते हैं, सरबराहान आते हैं, आप उसी दिन यहाँ पे एहतजाज करते हैं। हर दफ़ा ये इत्तेफाक है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था तो आपका धरना चल रहा था जी का, फिर उसके बाद SCO की कॉन्फ्रेंस होनी थी तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो रही थी, फिर बेलारूस का सदर आया तो आपकी फाइनल कॉल आ गई। ये इत्तेफाक तो नहीं है। अब 15 दिसंबर को आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, जिसको उमर अयूब साहब तंज वो भी भरमा रहे हैं, जिसको हेड लगा दिया है खान साहब ने निगोसिएशंस का, और कहेंगे कि ये सारा कुछ मुज़ाकरात भी ये करेंगे, फाइनल फैसला करेंगे। मुसलसल वो भी तंज किए जा रहे हैं, मुसलसल वो भी ताने मारे जा रहे हैं उन्हीं की तरह, जिसका मैं नहीं कह सकता कि इनकी तरह ताने मार रहे हैं। अब आप बताएं कि कह रहे हैं आज का है तो गए होंगे। आप कहा है, अब कहा है आज उमर अयूब ने कि पहली चाल वो चलेंगे, मतलब फिर हुकूमत पे या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कि ये चालें चल रहे हैं। उमर अयूब यहाँ चालें चलने आया है। एक सिंसेरिटी की बात कि पहली चाल वो चलेंगे, ये भी तो कह सकते थे पहला कदम उन्हें उठाना चाहिए या पहला कदम वो उठाएंगे, नहीं चाल पहली वो चलेंगे। तो ये जो ये लोग जो है ना, ये काम ख़राब करने वाले हैं, ये जलती पे तेल डालने का काम करने वाले लोग हैं, ये उमर अयूब जैसे लोग। और ऐसे लोग इधर भी हुकूमत में भी हैं और इधर भी हैं PTI में भी हैं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में सुकून हो। उमर अयूब के वालिद भी तो यही काम करते थे, वो भी तो लिसानी बुनियादों पे उन्होंने कराची में हंगामे शुरू उमर अयूब के बाप गौहर अयूब ने करवाए, जिस वक्त उसका बाप अयूब खान इस मुल्क का डिक्टेटर था। कराची में सबसे पहले जो ज़ुबान पे लिसानियात पे फसाद हुए वो उमर अयूब के बाप गौहर अयूब ने करवाए। ये इस मुल्क की जड़ों में इतने नस्ल दर नस्ल बैठे हुए हैं ये लोग। और अब ये तंज मज़ा कि इंसान करें या फरिश्ते करें, फरिश्ता तो तुम्हारा दादा था भाई, तुम्हारा बाप फरिश्ता था। उन्होंने इस मुल्क में इन फरिश्तों को इतना पावरफुल किया, इस मुल्क में ये गंदी रवायात का आगाज़ किया, मार्शल लॉ लगाया, अमेरिका और बरतानिया की एजेंटी करवाई तुम्हारे दादा ने, तुम्हारा बाप भी उस वक्त फौज में था। तो अब आप आके ये कौन सी कहते सिविल नाफरमानी पुरअमन होती है। आप इस मुल्क में हर शहरी का, मेरा और आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है रियासत के साथ। क्या है मुआहिदे में? सबसे पहली बात क्या है? मैं वफादार रहूँगा। दूसरी क्या है? मैं टैक्स पे करूँगा। आप उस मुआहिदे को तोड़ रहे हैं, बुनियादी मुआहिदे को रियासत के साथ। फिर आप रियासत से कैसे डिमांड करेंगे कि आप मेरे राइट्स की हिफाजत करो? आप रियासत से अपना मुआहिदा ही तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं ये पुरअमन है। मतलब कमाल कर दूं, मतलब मैं एक शख्स से रिश्ता तोड़ दूं और कहूँ मैं पुरअमन रहा हूँ। शायद इस पे उनका काउंटर ये हो कि रियासत भी तो जो उसकी तरफ राइट्स हैं वो भी तो नहीं पूरे करी, बिल्कुल रियासत ठीक ने है। भी गोलियां इसी के लिए पार्लियामेंट बनी है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और शायद आप लोगों के दिल में उतर जाए मेरी बात कि ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, पूछा जाना चाहिए रियासत से। इसीलिए पार्लियामेंट बनाई गई है, इसीलिए पूरा जुडिशल सिस्टम खड़ा किया गया है। वो फ्लॉड है, एग्रीड। उसके फ्लॉज दूर करें, उसको टकरे ना मारें जाके। टकरे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। टकरे मारने से गरीब का बच्चा मरेगा, गरीब के बच्चे की टांगें टूटेंगी, गरीब का बच्चा सिर्फ जेल में जाएगा, गरीब के बच्चे को गोली लगेगी। किसी लीडर का बच्चा जेल में नहीं जाएगा, किसी लीडर को या लीडर के बच्चे को गोली नहीं लगेगी। अल्लाह का शुक्र है नहीं लगी। मैं ये तंज नहीं कर रहा, ना लगे किसी को, आम गरीब के बच्चे को भी ना लगे, अमीर के बच्चे को भी ना लगे, लेकिन मरेंगे सड़कों पे लाके इस मुल्क में गरीब के बच्चे। ना करेंगे सियासत। तो अब आप गवर्नमेंट का क्या मूड है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट का मूड जो है ना, मैंने जैसे बताया कि हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आप हॉक्स कह सकती हैं और PTI में भी ऐसे लोग हैं जो हॉक्स कह सकते हैं। उनका वो बिकते हैं नफरत पे, तशद्दुद पे, सख्त उस बयानिए पे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें खान साहब की बहुत बड़ी गलती है।
जो इसीलिए बाज़ लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो नार्सिसिस्ट हैं, वो खुद पसंद हैं, वो इगोइस्टिक हैं। तो ये चीज़ें फिर इस तरह के उनके फैसलों से अयां होती हैं, जाहिर होती हैं। क्यों, वजह क्या है? देखिए, आपको सब लोग बार बार कह रहे थे कि आप सियासी और जमहूरी काम करें पार्लियामेंट्री रास्ते से। आपने नहीं किया, आपने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सड़कों पे लेके आऊँगा। ये काम आप जमहूरी सियासी जमात नहीं करती, BLA करती है, TTP करती है, सियासी और जमहूरी जमात नहीं करेगी। तो आपने ये किया, उसके फिर नताइज तो है ना कि आपका ट्रस्ट लेवल, आप पे ट्रस्ट का लेवल लोगों का कम हो गया, आपके मुखालिफिन का, आपके अपनों का भी बल्कि। तो जब ट्रस्ट नहीं रहा तो फिर वो जो केसेस आपके खिलाफ चल रहे हैं वो अपनी स्पीड से तो चलते रहे। मैं आपको कल भी 3 ट्रैक्स की बात की थी। तो वो ट्रैक पे गाड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है ना, वो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है जहाँ पे केसेस ऐसे करके बंद नहीं हो सकते। अच्छा, मैक्सिमम वैसे क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये केसेस का फैसला जिस लेवल, देखें लेवल टीयर्स है ना, सबसे लोअर टीयर पे इस वक्त केसेस चल रहे हैं ना, वहां पे फैसला अब होगा तमाम केसेस का, चाहे बरी हो जाए। वो सुन लें, सुपीरियर कोर्ट से खत्म हो जाता है। छोड़ दें, उस पर अभी ना जाएं। पहले फैसला होगा। अभी खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे इस तरह, जब जहां पर पहुंच चुकी है सिचुएशन ये। अब देखिए, रियासत का भी एक पहिया होता है ना, उस वो चलते हुए भी देर लगाता है, वो रुकते हुए भी देर लगाता है। जैसे खान साहब को इस मुल्क पर मुसल्लत करने में 10 साल लगे, पहिया चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता, उस पहिए ने एक पूरी जनरेशन पैदा कर दी है। अब वो पहिया वापस घुमाते हुए 3 साल हो गए हैं, 10 साल तो घुमाते रहेंगे वापस। फिर वो जो जनरेशन बाहर निकल चुकी है ना, वो भी 15-20 साल बाहर ही रहेगी, उसको बदलते हुए भी टाइम लगेगा। तो पहिया जो होता है ना, ये जब चलता है तो फिर रुकते हुए भी टाइम लगता है। अब इन केसेस का फैसला इन लोअर लेवल पे होगा, लोअर कोर्ट्स में, तमाम केसेस का। वो बरी हो जाए खान साहब या उन्हें सजा हो जाए, और उन्हें अगर सजा हो गई तो उसके बाद अगले स्टेज पे हाई कोर्ट्स में जाएंगी अपील्स, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। इन तमाम मराहिल से खान साहब को गुजरना पड़ेगा अब रिलीफ लेने के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स का हो सकता है, अगर अभी भी ये उमर अयूब जैसे लोग रहे, बुशरा बीबी जिनको कंट्रोल कर रही हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, जिस गेम की समझ नहीं आ रही अभी तक। बुशरा बीबी जिसके बारे में एक एक चीज़, आज बुशरा बीबी जहाँ पे भी हैं, जिसे कहते हैं ना एक एक लुकमा जो उनको खिलाया गया है वो इस्टेब्लिशमेंट ने खिला के यहाँ तक पहुँचाया है। और अल्लाह की शान है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, अल्लाह की शान है। तो और उनके खिलाफ PTA के अंदर से भी लोग बहुत है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहलवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आज का खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती नहीं है। तो ये अजीब ही खिचड़ी पकी हुई है, और बुशरा भी कंट्रोल कर रही है अभी तक। बयानिया, इमरान खान, उमर अयूब, अली बिन गंडापुर, जो भी है इस वक्त पार्टी और बयानिया बुशरा बीबी के कंट्रोल में है। ये जो बाहर बैठे हुए लोग नहीं है ना, देखिए इधर तो खान साहब मजाकरा चला रहे हैं ना, लेकिन बाहर से बैठे हुए लोग उसी तरह गालियां निकाल रहे हैं, उसी तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये डबल गेम है। तो खान साहब को जिन्होंने सिखाई थी डबल गेम, तो खान साहब सीख गए, उनके साथ ही खेल रहे हैं, लेकिन वो भी डबल गेम खेल रहे हैं। तो अब बात यह है कि ये मेरा तज्जिया ये कि चलेगा, ये जब पीक पे पहुंचेगा उस दौरान अभी ये ठकाठक लगी रहेगी, और हुकूमत अपने आप को मजबूत फील कर रही है, क्योंकि फाइनल कॉल जो थी ना उसमें PTA ने अपना पूरा जोर लगा लिया, और रियासत ने भी लगा के बता दिया कि हम आपको। और इवन शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अगर फाइनल कॉल फेल होती है तो हम 6 महीने कम से कम पीछे चले जाएंगे। 6 महीने नहीं है, उससे ज़्यादा चले जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद थोड़ी सी इकोनॉमी में जो बेहतरी आई है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर कम हुआ है, उस और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कुछ रवाबत बेहतर हो रहे हैं, उस पर हुकूमत अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही है। 26th अमेंडमेंट भी हो गई है, लेकिन हुकूमत को ये याद रखना, 26th अमेंडमेंट भी हो गई है, जिसका बहुत शिकवा रोज़ाना ताने, अब मैं वो नहीं आगे नहीं बात कर रहा, ताने देते रहते हैं जस्टिस मंसूर साहब 26वीं तरमीम का, तो वो भी हो चुकी है। लेकिन हुकूमत को ये याद रखना चाहिए कि ये जो बहुत प्यारे होते हैं ना लोग इस्टेब्लिशमेंट के, खान साहब की तरह, फिर जब उनको इस्टेब्लिशमेंट उतारने पे आती है तो फिर उतार के मुखालफिन के पास भी चली जाती है। तो काम करें, लोगों को रिलीफ दें, करप्शन ना करें, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करें, और थोड़ा से अच्छी रवायात कायम करें। इमरान खान वाली रवायात ना कायम करें, इमरान खान ना बने, इमरान खान के रास्ते पे ना चलें, वरना वही होगा जो इमरान खान का अंजाम हुआ। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।